हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 की, जिसमें 16 चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 8 है, जो बात करता है मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब है ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्ति का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। इसकी सेक्शन नंबर 59, इंट्रूस्टमेंट ऑफ लैंड एटसेट्रा टू ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल अथॉरिटीज, यानी ग्राम सभा और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना। इसकी सब सेक्शन 1 बात करती है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी पब्लिश इन द मैनर प्रेस्क्राइब। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश करके और जो अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब मैनर इंट्रूस्ट ऑल और एनी ऑफ द थिंग्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 which vest in the state government to a gram panchayat or other local authority for the purposes of superintendence, preservation, management and control in the accordance with the provisions of this code। यानी राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विनेश आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण का उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हो। इसकी सबसेक्शन 2 बोलती है द फॉलोइंग थिंग्स में बी इंटरेस्टेड टू ए ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 नेमली। क्या क्या चीजें ग्राम पंचायत को सौंप सकती है या लोकल अथॉरिटी को, वो वे बताए हैं। नंबर 1, लैंड्स वेदर कल्टिवेबल और अदरवाइज एक्सेप्ट लैंड फॉर द टाइम बीइंग कंप्राइज्ड इन एनी होल्डिंग और ग्रुप, यानी कि जो होल्डिंग में है या बागवानी में है उनको छोड़ करके जो भी जमीन है उनको सौंप सकती है। सेकंड है ग्रो स्टैंडिंग ऑन द ग्राम पंचायत लैंड, पास्चर लैंड और ग्रेवयार्ड और क्रिमिनेशन ग्राउंड, मैन्योर पिट्स, खलियान, चक्रोड, लिंक रोड, सेक्टर रोड और लैंड इन रिवर बेड रोड, सड़क, कांति और सालेज फार्म। चक्रोड रास्ते होते हैं जो खेतों वगैरह में जाते हैं और जो सेक्टर होता है वो सेक्टर बड़ी रोड होती है जिससे चक्रोड वगैरह को रास्ता मिलता है। अभी सेकंड में है फॉरेस्ट एंड फिशरीज, वन और मछली पालन। फोर्थ है ट्रीज अदर देन ट्रीज इन होल्डिंग और ऑन द बाउंड्री ऑफ होल्डिंग और इन ए ग्रोव और आबादी और एनी ट्रीज ऑन ऑक्युपाइड लैंड। फोर्थ का यानी किसी जोत की सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न दी हुई भूमि पर जो कोई भी वृक्ष स्थित हो। नंबर 5 है हट्स, बाजार, मेलाज, टैंक, पॉन्ड, वाटर चैनल्स, प्राइवेट फेरीज, पथवेज एंड आबादी साइट्स, यानी हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जल मार्ग और निजी नौघाट और पगडंडी और आबादी स्तर। 6 में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द टीचर्स ड्रॉ एक्ट 1878 एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 55 एंड बिलोंगिंग टू द स्टेट, यानी जो ये अधिनियम है निर्वात न 1872 के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कोई भी संपत्ति हो उसको कर सकती है।
इसकी सबसेक्शन 3 है एवरी लैंड एंड अदर थिंग्स। अब दूसरी जो प्रत्येक जो लैंड है और दूसरी चीजें उनके लिए क्या निर्देश है। वेस्टेड इन ग्राम पंचायत और एनी अदर लोकल अथॉरिटी अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 और उत्तर प्रदेश imposition of ceiling on लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 32 एक्ट थे जो कंसोलिडेट करके ये एक्ट बनाया था, यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006। ये उसी के छोटे छोटे पार्ट हैं जो एक्ट बनाए गए थे। अभी प्लेस्ड अंडर द चार्ज बी का है ऑफ ए ग्राम पंचायत और एनी लोकल अथॉरिटी अंडर एनी enactment repealed by this court। ये रिपील हुआ। अभी सी में है अदरवाइज कमिंग इन टू पोजेशन ऑफ ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी आइदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट। जो भी पोजेशन में आया था उस ग्राम पंचायत का इस कमेंसमेंट के होने से पहले या बाद में, ये कोई ऐसा खास नहीं है। इसमें जो है अभी आपको सेक्शन 60 है। सेक्शन 60 में सुपरिटेंडेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय भूमि प्रबंधक समिति कि मैं जो भूमि प्रबंधक समिति है वो मैनेजमेंट प्रबंधन का सुपरिटेंडेंट्स है। और इसमें क्या बताया गया, इसकी फर्स्ट सबसेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एवरी भूमि प्रबंधक समिति शैल बी चार्ज फॉर एंड ऑल एंड ऑन बिहाफ ऑफ ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के बिहाफ पर होगी विद द सुपरिटेंडेंस preservation management and control of all land and other things interested or deemed to be interested to the Gram Panchayat under section 59। 59 में जो ये बताए गए हैं, जो भी तालाब है, नदी है, नाले हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत is entitled to take possession under this code or any other law for the time being in force। अभी सबसेक्शन 2 है विदाउट प्रेजुडिस, यानी बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव जनरली ऑफ foregoing provision the functions and duties of the भूमि प्रबंधक समिति shall be। वो फंक्शन करेगी बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रहेगी। इसके ए में बताया गया है द सेटलमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड। वो भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन करती रहेगी, इसमें ए में बताया गया है। और दूसरा द प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री, उनकी संरक्षण करेगी, मेंटेनेंस करेगी और उनको जो भी विकास के लिए फॉरेस्ट और ट्री के काम करेगी। अभी इसका सी है दी मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आबादी साइट्स एंड विलेज कम्युनिकेशन, यानी आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्थाओं का अनुरक्षण और विकास करेगी। इसका डी है दी मैनेजमेंट ऑफ हट्स बाजार एंड मेलास, और मेला, हट्स, बाजार आदि का प्रबंधन ये करती रहेगी। नंबर 3 है ये है द मेंटेनेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड टैंक्स, मछली पालन और टैंकों का ये विकास करती रहेगी, उसका मेंटेनेंस करती रहेगी। अभी एफ है द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यह कुटीर उद्योगों का भी विकास करती रहेगी। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। नेक्स्ट है जी द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, उनके लिए काम करेगी। एच है द कंडक्ट एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट एंड प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द ग्राम पंचायत एक्ट, जो भी सूट वगैरह दाखिल होगा अभियोग की तरफ से, अभियोजन की तरफ से, यह ग्राम पंचायत समिति करती रहेगी। इसका आई है सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, और जो भी उसको जरूरत पड़े, कोई भी मैटर है जो भी उसमें प्रेस्क्राइब किया गया है उसको भी वो करती रहेगी।
अभी सेक्शन 61 मैनेजमेंट ऑफ विलेज टैंक्स, जो विलेज में टैंक्स हैं गांव की सेवा के लिए, गांव के लोगों के लिए जो सुविधा के लिए उन पे काम करें, उनका प्रबंधन का काम करेगी, मैनेजमेंट करेगी। वेयर ए टैंक इन एनी विलेज इज इंटरेस्टेड और डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू एनी ग्राम पंचायत, कोई भी टैंक गांव की ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है। अंडर सेक्शन 59 then notwithstanding anything contained in any contract or grant or any law for time being in force, its management by such gram panchayat shall be regulated by the following condition। जब उनको सौंपते हैं तो उन पर किस तरह की कंडीशन जारी रहेगी और क्या रहेगी। ये है where the area of the tank measures 0.5 acre or less, it shall be reserved for the public use by the inhabitants of village। गांव में जो एरिया, ये एरिया बताया गया है, इस पैमाने का एरिया या इससे कम, जो ये एरिया से कम रहेगा तो वह रिजर्व होगा इनहेबिटेंट्स, गांव के निवासियों। अभी ये है वेयर द एरिया ऑफ द टैंक एक्सीडिंग 0.5 एकड़, द भूमि प्रबंधक समिति शैल विद provision previous approval of the sub-divisional officer let it out in manner prescribed। जहां तालाब का क्षेत्र 0.5 एकड़ से अधिक हो वहां भूमि प्रबंधक समिति परगना अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराए पर दे, यानी यह किराए के लिए लेट, किराए पर दे, इसके सब डिविजनल ऑफिसर के अप्रूवल। अभी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म टैंक इंक्लूड तालाब, पौंड, पोखर एंड अदर लैंड कवर्ड विद वाटर। ये जो टैंक का मतलब है, इसमें तालाब है, पौंड है, पोखर है, जो कवर करता है लैंड कवर विद वाटर। अभी सेक्शन 62 की बात करते हैं। कंडक्ट ऑफ सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, ये कौन कराएगा, इसकी सबसेक्शन, यानी जो झगड़े हैं, सूट है, किसी के खिलाफ है, कोई गलत से उस पर कब्जा कर लेता है, उसके लिए सूट की प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग कौन कराएगा, यानी वाद और विधिक कार्यवाहियों का संचालन। इसकी सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसमें सभी जगह बताया गया है कि कंडीशन जो भी होगी वो अकॉर्डिंग टू दी कोड एज में बी प्रिस्क्राइब, यानी जैसा विधिक प्रक्रिया में बताया गया है। द चेयरमैन और सच मेंबर ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति में एक चेयरमैन नियुक्त होगा, जो चेयरमैन ऑथराइज होगा उस बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, समिति के, भूमि प्रबंधक समिति के बिहाफ पर, मे साइन एनी डॉक्यूमेंट्स एंड डू do all the things for the proper conduct and prosecution of suit and proceeding for the on behalf of ग्राम पंचायत, और वो ग्राम पंचायत के बिहाफ पर अपना सूट और प्रोसीडिंग चलाएगा। अभी सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 नो सूट और अदर प्रोसीडिंग टू विच एनी ग्राम पंचायत इज पार्टी शैल बी compromised or withdrawn on behalf of such ग्राम पंचायत, यानी कोई भी ऐसा वादे और अन्य कार्रवाई जिनके लिए कोई ग्राम सभा एक पक्षकार हो और ऐसी ग्राम सभा की ओर से समझौता या प्रत्याहरण यानी कंप्रोमाइज तब तक नहीं किया जाएगा, तब तक अनलेस सच कंप्रोमाइज और विड्रॉल इज अप्रूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति एंड प्रायर सैंक्शन ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर इज ऑब्टेन्ड, यानी ये सब डिवीजन ऑफिसर से सैंक्शन ऑब्टेन होगी, और किसकी रिजोल्यूशन किसके द्वारा होगा, भूमि प्रबंधक समिति। ओके, अभी सेक्शन 63 की बात करें। 63 लैंड विच में बी अलॉटेड फॉर आबादी साइट्स, गांव में गरीब जनता है, SC ST और BC वगैरह है, जिनके लिए लैंड को अलॉट करना है, और अलॉट करने का काम कौन करेगी, भूमि प्रबंधक समिति करेगी, और वो किस तरीके से आबादी की करेगी, अपना मोशन लेगी, रिजोल्यूशन करेगी,
ये इसमें बताया गया है। इसकी सब सेक्शन फर्स्ट बात करती है, दी सब डिविजनल ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन मोशन, यानी अपने दिमाग से, अपनी बल के ज्ञान से, और ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ भूमि प्रबंधन समिति रिमार्क द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ लैंड फॉर द प्रोविजन ऑफ आबादी साइट्स फॉर अलॉटमेंट टू पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 64। सेक्शन 64 में कौन कौन है जो मैंने बताया है वे ही है, जो SC ST और गरीब लोग इसमें निर्देशित किए गए हैं। अभी इसका बी बात करता है ऑल लैंड कमिंग इनटू पोजेशन ऑफ ग्राम पंचायत अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, यानी इस संहिता के जो भी बात करता है इस संहिता में कुछ भी होते हुए प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जो यूपी पंचायत राज 1947 में जो भूमि प्रबंधक समिति टू इन मेकिंग एन अलॉटमेंट अंडर दिस सेक्शन preference shall be given to a person who either holds no house or has insufficient accommodation considering the requirements of his family। उसकी फैमिली और दूसरा उसके पास कोई घर नहीं है तो उस आदमी को फर्स्ट में दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और सब सेक्शन 3 बोलती है एवरी लैंड होल्ड अलॉटेड अंडर दिस सेक्शन shall be held by the allotee on such term and condition as may be prescribed। और जो भी उसमें कंडीशन, जो 64 में कंडीशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही इनको वो टर्म और कंडीशन लगेगी और अलॉट किया जाएगा। इसके प्रोविजन में बताया गया है provided that if the allotee is married and his wife is alive, she shall be co-allotee of equal share in the land so allotted। यदि एक बंदे को वाइफ और हस्बैंड है और वाइफ जिंदा है तो उसको अलॉटी समझा जाएगा और उसको कोई दोबारा अलॉट नहीं होगी। सेक्शन 65 डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू अलॉटी को किस तरीके से कब्जा दिया जाएगा। वेयर एनी लैंड referred to in section 63 has been allotted for building a house under section 64। जहां पर अलॉटी को जो 63 में बताया गया है बिल्डिंग के लिए या घर के लिए जो भी किसी पर्सन को देते हैं अलॉटी, वो इन अलॉटी इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ सच लैंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। यदि इस कोड के अंतर्गत वह एबल नहीं है और कॉन्ट्रावेंशन हो जाती है उसमें, तो द सब डिविजनल ऑफिसर में ऑफ हिज ओन मोशन एंड शैल बी on the application of the allotee put the allotee in possession of such land and may for that purpose use or cause to be used such force as may be considered necessary। और उसको जो भी उचित लगेगा जो सब डिविजन ऑफिसर यानी SDM को, और वो एप्लीकेशन पर अलॉटी की पोजीशन है उसकी उसको रख सकता है या उसको हटा सकता है जैसा वह नेसेसरी समझे, जैसा वह जरूरी समझे। सबसेक्शन 2 वेयर एनी पर्सन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, जहां पर इस सेक्शन के आधार पर आवंटी से कोई भी कब्जा या खाली कराया जाता है और उसके पश्चात वह और तत्पश्चात वह reoccupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years। यदि किसी से खाली कराया गया है और खाली करने के बाद रीऑक्युपाई करता है, दोबारा वो उस भूमि पर कब्जा करता है, तो ऐसे ऐसे भूमि को का भूमि जो कब्जा करता है उसको ऐसी अवधि का कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है किंतु 3 माह से कम नहीं होगा, और ऐसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो 3000 यानी 3000 और 3000 रुपीज भी उस पर बढ़ाया जा सकता है। इसके प्रोवाइजो में दिया है दैट द कोर्ट convicting the accused may while passing the sentence direct the whole or such position of the fine that may be recovered as, और जैसा भी है उससे रिकवर कर ली जाएगी। The court consider proper be paid to allotee as damage for use and occupation।
यदि उसने कोई नुकसान किया है, उसमें कोई दोष हुआ है, क्षति हुई है, तो जैसा न्यायालय समझे उससे उस डैमेज को वसूल कर सकता है। अभी सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। वेयर एनी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 2 court any stage after cognizance of the case has been taken is satisfied by affidavit or otherwise that। और सेक्शन सबसेक्शन 3 में और 2 में जो बताया गया है कि किसी स्टेज पर भी कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन एफिडेविट से सेटिस्फाई है तो हो सकता है, मामले में संज्ञान ले या ना ले, और किसी स्तर पर भी उसका समाधान कर सकता है। इसका बी है, डियर सॉरी ए है इसका, द अक्यूज्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड विच सच प्रोसीडिंग रिलेट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। क्या है कि इस संहिता में इनके उपबंधों का जो उल्लंघन या दोषी व्यक्ति ऐसी भूमि पर अभियोग करता है जिसमें ऐसी कार्रवाई संबंधित हो। बी द अलोटी इज इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच लैंड, यानी उसके कब्जे में या हकदार हो। न्यायालय संक्षिप्त मामले में अवधान को लंबित रखते हुए ऐसी भूमि को दोषी से खाली करा देगा। क्या है कि दोषी से कोर्ट में समरी ट्रायल करके एक्यूज से ऐसी लैंड को फाइनली वो डिटरमाइन करके केस को आरोपी को पोजेशन पुट दी अलोटी इन पोजेशन में रखेगा या क्या करेगा, वो कर सकता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द कोर्ट। सेक्शन subsection 4 where any proceeding under subsection accused is evicted, the interim order passed under subsection 3 shall be confirmed by the court। 4 में क्या बताया गया है कि जो भी दोषी व्यक्ति या दोषी ठहराया गया है, कन्विक्टेड ठहराया गया है, उसको इंतरिम यानी उसको अंतरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। इंतरिम ऑर्डर पास्ड अंडर शैल बी कन्फर्म्ड बाय द कोर्ट। अभी सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। सबसेक्शन 5 बात करता है वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 2 द अक्यूज्ड इज acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the court shall, on the application of such person, direct the delivery of the possession be made to him। डियर, इसमें क्या है कि एक्विटेड, यदि बंदे पर कोई चार्ज ही नहीं, एक्विटेड हो गया या डिस्चार्ज हो गया, तो वह दोषी नहीं है। दोष सिद्ध नहीं हुआ, दोषी नहीं है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट करेगा कि उसकी एप्लीकेशन पर उसको डायरेक्ट डिलीवरी करा सकता है जिस पोजीशन में वो था। अभी 6th क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 में भी ट्रायल समरी। एक समरी ट्रायल होता है जो 261 से लेकर के जो इसमें सीआरपीसी में है तो 65 तक होता है, जिसको एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चलाता है, और यदि हाई कोर्ट चाहे तो वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी रेफर कर सकता है। ये उसी समरी ट्रायल की बात कर रहा है। ट्रायल समरी ट्रायल, ये उसी ट्रायल की बात। अभी सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल, और इसको स्पीडी ट्रायल भी बोलते हैं, समरी ट्रायल of offense under this section, the state government may, in consultation with the High Court, by notification constitute special courts, each consisting of an officer not below the rank of sub-divisional magistrate। मजिस्ट्रेट जो सब एसडीएम है उससे नीचे का कोई रैंक का ऑफिसर ना हो जो इस ट्रायल को चलाए या कंसल्ट करे, लेकिन कंसल्ट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से वो चला सकता है। हु शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सरसाइज इन रिलेशन टू सच ऑफेंस द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। डियर, मैंने बताया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है, अदरवाइज सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन टेक cognizance में this summary trial or speedy trial on the order by the या may authorize by हाई कोर्ट। अभी सेक्शन
66 की बात करते हैं। इंक्वायरी इनटू इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट। यदि उसकी इंक्वायरी होती है कि कोई अनियमितता आबादी साइट की अलॉटमेंट में करी है, तो उसमें सब सेक्शन फर्स्ट बताती है, द कलेक्टर में ऑफ हिज ऑन मोशन एंड सेल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन हु एग्रीड बाय एन। जिसके साथ अनियमितता हुई है वह एग्रीव्ड पर्सन कहलाएगा, और एग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा कलेक्टर को allot of the land made under subsection section 64, inquiry in manner prescribed into such allotment, and if he is satisfied that the allotment is irregular, he may cancel the allotment, and thereupon the right title and interest of the allottee and every other person claiming through him in the land allottee shall cease। देखिए, यदि इरेगुलर पाया गया तो उसको कैंसिल करेगा अलॉटी को, और उसके बाद राइट टाइटल इंटरेस्ट अलॉटी को एवरी ओपन पर्सन क्लेमिंग करेगा। अभी जस्ट ए मिनट। सेकंड सबसेक्शन सेकंड बात करता है, नो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इंटरटेन्ड। जो नई एप्लीकेशन इंटरटेन करेगी होगी इफ इट इज मेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉट। यदि 3 साल, ये जो पीरियड दिया है 3 साल का, 3 ईयर का, यदि इसके बाद कोई एक्सपायरेशन के इस पीरियड के समाप्त होने के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो उसकी अटेंड नहीं की जाएगी, नहीं उसको कंसीडर करा जाएगा। अभी सेक्शन 67 सेक्शन 67 बात करती है पावर टू प्रिवेंट डैमेज, मिस एप्रोप्रिएशन एंड रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राम पंचायत। यदि कोई भी ग्राम सभा की संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, गलत अभियोग को करता है, तो उसके रोकने की शक्ति किसकी है, उसकी ग्राम पंचायत ग्राम समिति की है, जो ये इसके साथ कोई भी संपत्ति के साथ मिस एप्रोप्रिएशन रॉन्ग ऑक्यूपेशन होता है। उसमें क्या है, सब सेक्शन 1 बताती है, वेयर एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड or deemed to be interested provision of this code a ग्राम पंचायत को सौंपी गई, और other local authority is deemed or misappropriated, or where any ग्राम पंचायत or other authority is entitled to take possession of any land under the provision of this code, and such land is occupied otherwise in accordance with the said provisions, the भूमि प्रबंधक समिति and other authority जैसे लेखपाल हो गया, इन द केस में बी सेल इन्फॉर्म टू असिस्टेंट कलेक्टर। कलेक्टर के बजाय असिस्टेंट कलेक्टर को क्या करेगा, कंसर्न करेगा उससे इन दी मैनर प्रेस्क्राइब, और जो भी मैनर दिया गया उस मैनर के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इसकी सबसेक्शन 2 है। अभी इसमें क्या बताया गया है कि यदि उस प्रॉपर्टी के साथ कोई मिस एप्रोप्रिएशन करता है, रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन करता है, अब दी थी कि उसमें रहने के लिए, और वो वहां गलत काम कर रहा है, तो वो यही जो है रॉन्ग ऑक्यूपेशन है। Subsection 2, where from information received under subsection 1 or otherwise the assistant collector is satisfied that any property referred in subsection 1 has been damaged or misappropriated, or any person is in occupation of any land referred in that subsection in contravention of प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, वो प्रॉपर्टी पर मिस एप्रोप्रिएटेड तरीके से रह रहा है, डैमेज कर रहा है, तो यदि ऐसा इस कोड से अलग मिलता है, उस कोड के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ही शैल इशू क्या करेगा, ही शैल इशू नोटिस
to the person concerned to show cause why compensation for damage, mispression, wrong occupation not exceeding the amount specified. कितनी अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा. In the notice be not required from him why he should not be evicted from such land. कि आप जो उस नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम उससे नहीं जो रिकवर किया जाएगा कोई भी अमाउंट कितनी ज्यादा और उसको वाई ही शुड नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम सच लैंड और उसने वो जमीन क्यों नहीं खाली करी. क्या है कि उसने ये जमीन क्यों खाली नहीं करी. इसकी सबसेक्शन 4. If the assistant collector is opinion that the person showing cause is not guilty of causing the damage, misappropriation or wrongful occupation referred to in notice under subsection 2, he shall discharge the notice. यदि असिस्टेंट कलेक्टर को लगता है कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा, कोड के खिलाफ काम नहीं करा, तब वह उसको जो ही शैल डिस्चार्ज नोटिस वह नोटिस को खत्म करेगा. अभी सबसेक्शन 5 बात करती है एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर. कोई व्यक्ति यदि उससे एग्रीड है क्योंकि किसी को गलत निकाल दिया या गलत इल्जाम लगा दिया कि आपने प्रॉपर्टी पर मिस एप्रोप्रिएशन करा है, आपने रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन किया है, तब कोई एग्री व्यक्ति क्या करेगा. थर्ड में सब सेक्शन 4 में विद इन 30 डेज वह 30 डेज के अंदर क्या करेगा. डेट ऑफ सच ऑर्डर परफर एन अपील टू दी कलेक्टर. असिस्टेंट कलेक्टर की किसको बताएगा. कलेक्टर के यहाँ अपील करेगा. अभी सब सेक्शन 6 बात करती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी प्रोविजन ऑफ सच of this code and subject to the provision of this section every order of the assistant collector under this section shall subject to the provision of subsection 5 be final. सबसेक्शन 5 में क्या है कि कलेक्टर को अपील करता है. सबसेक्शन 5 में कलेक्टर को अपील करता है, कलेक्टर का ऑर्डर क्या होगा. फाइनल होगा. अभी सबसेक्शन 7 the procedure to be followed in any action taken under this section shall be such as may be prescribed. और जो भी साथ में क्या कहा है कि जो भी कार्रवाई अपनाई जाने वाली कार्रवाई वैसी होगी जो कोड में दी गई है, जो उस कानून के अंतर्गत मान्य है, ऐसी ही करिए. अभी एक्सप्लेनेशन की बात करें. एक्सप्लेनेशन में फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड लैंड शैल इंक्लूड द ट्री एंड बिल्डिंग स्टैंडिंग देयर. ये नहीं है. एक्सप्लेनेशन में क्या है कि लैंड अकेला शब्द नहीं है. लैंड का मतलब है भूमि में उस परिस्थित वृक्ष हो, भवन हो, जो भी है वो लैंड में लैंड वर्ड के अंतर्गत. अभी सेक्शन 67A जो जोड़ी गई थी बाद में, सर्टेन हाउस साइट्स टू बी सेटल विद एक्साइटिंग ओनर्स देयर फर्स्ट इफ एनी पर्सन referred to subsection 1 of section 64 has built a house on any land. जब उसको एक अलॉट की गई थी, सेक्शन 64 में अलॉट करते थे, तो अलॉट की गई पर भूमि पर हाउस बनाता है उस लैंड पर. और 63 में जो है उसको रिजर्व फॉर एनी पब्लिक पर्पज, जो तालाब थे वो हाउस नवंबर 29 कितना नवंबर 29 2012 से करता है, क्योंकि कोड बना था 12 दिसंबर 2012 में. द साइट ऑफ दिस सच हाउस शैल बी हेल्ड बाय द ओनर ऑफ हाउस ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब. 67 में क्या बात हुई है कि जो उसने अपनी अलॉटी हुई है उसमें बनाया है और रिजर्व जो पब्लिक पर्पज के लिए जो तालाब थे और जो हाउस से बाहर नंबर उसमें साइट पर ऑफ सच हाउस शैल बी हेल्ड माना जाएगा उसी का ओनर कि ये इसने अपनी कंडीशन को ऐसे किया है जो कि कोड में प्रेस्क्राइब है. अभी सबसेक्शन 2 की बात करते हैं. सबसेक्शन 2 है वेयर एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64 हैज बिल्ट हाउस ऑन लैंड हेल्ड, वो भी उस तरीके से बताया. और या नॉट ए गवर्नमेंट लीज पे नहीं होना चाहिए, वो उसको अलॉट हुआ हो. एंड
Anything contained in this code be deemed to be settled with the owner of such house by tenure holder on such term and condition as may be prescribed. और जो भी है, जो कंडीशन है कोड की, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा। कुछ भी होते उस कंडीशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा। यदि उसने बनाया है एक टेनओवर होल्डर ने वो हाउस, तो वो कोड के अंदर माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 ए हाउस एक्सिस्टिंग ऑन नवंबर 29 2000 ऑन एनी लैंड हैल बी टेनओवर होल्डर। यदि उसने बनाया इसमें 29 नवंबर के अंदर, तो वो किसी भी भूमि पर वो टेनओवर का होल्डर का माना जाएगा। और सेल अनलेस, जब तक कि कॉन्ट्रेरी ना हो, प्रूव्ड ना हो, कोई उस पर विवाद ना हो, बी परज्यूम्ड टू हैव बीन बुल्ट, कि उसने बनाया है और वो ऑक्यूपेंट है, और वेहर ऑक्यूपेंट आर मेंबर ऑफ वन फैमिली बाय द हेड ऑफ दैट फैमिली, और जो उसके हेड ने बनाया है फैमिली के, और वो फैमिली का हेड ही माना जाए। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, वो सेक्शन है गांव फंड, और इसके बाद आता है कंसोलिडेट फंड। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, और यदि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, गांव फंड या कंसोलिडेट फंड का। अभी डियर, ये गांव फंड की सबसेक्शन 1, ऑल सम्स रिसीव अंडर दिस कोड बाय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति शैल बी क्रेडिटेड टू दी ग्राम फंड। कहाँ कहाँ से जो रिसीव होगा, किससे? ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से और भूमि प्रबंधक समिति के से जो क्रेडिट होगा वो गांव फंड होगा। क्या है? प्रोवाइड में दिया गया है दैट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन रिकवर्ड अंडर सेक्शन 67 शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेट गांव फंड। यह अंतर है, यदि अमाउंट कोई डैमेजेस का है, कंपनसेशन का है और रिकवर्ड किया गया है सेक्शन 67 के अंडर, वो क्रेडिट होगा कंसोलिडेट गांव फंड में, और ये है गांव फंड। सबसेक्शन 2 बोलती है दी गांव फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर द इनैक्टमेंट रिपील्ड बाय दिस कोड। गांव फंड का क्या है कि जो भी निर्सित किसी अधिनियम के अधीन गठित ऐसी संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली ग्राम निधि इस धारा के अधीन गठित समझी जाएगी। क्या समझी जाएगी? गठित समझी जाएगी। अभी सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 द गांव फंड शैल बी ऑपरेटेड इन सच मैनर एंड शैल बी अप्लाइड फॉर सच पर्पज एज में बी प्रेस्क्राइब। और जो भी ये जो गांव का फंड होगा, ये जो कानून में बताई गई है उस तरीके से जो ये ऑपरेट होगा। अभी सेक्शन 69 और 69 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेक्शन 69 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। फर्स्ट, देयर शैल बी established for each district a consolidated गांव फंड। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में देयर शैल बी established for each district a consolidated गांव फंड। गांव को जो फंड मिलता है, प्रत्येक गांव को फंड एक डिस्ट्रिक्ट में इसको करा जाएगा, और फंड टू विच द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड मेनली। और क्या क्या जो अमाउंट होगी वो क्रेडिटेड होगी, देख लीजिए। ए, the amount referred to in the proviso to subsection 1 of section 68। 68 में गांव फंड था, जो ये गांव फंड के उसमें जो भी होगी। ऑल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द कलेक्टर अंडर सबसेक्शन 2। जो कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है कलेक्टर वह है। और सी है सच अदर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब। और जो भी अमाउंट उसमें प्रेस्क्राइब की गई है वो अमाउंट के भी कंसोलिडेट गांव फंड। अभी सबसेक्शन 2 है एवरी ग्राम पंचायत इन ए डिस्ट्रिक्ट शैल पे टू द कलेक्टर एनुअली सच परसेंटेज। प्रत्येक ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट में शैल पे टू कलेक्टर एनुअली सच परसेंटेज, यानी इस धारा में क्या करेगा, वार्षिक रूप से किसी जिले में प्रत्येक ग्राम सभा कलेक्टर को वार्षिक रूप से धारा 67, क्या है धारा 67,
67 में देगा, इन ए डिस्ट्रिक्ट शैल पे द कलेक्टर एनुअली सच परसेंटेज नॉट एक्सीडिंग 25, नॉट एक्सीडिंग 25, 25 यानी 25, एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, ऑफ द टोटल अमाउंट क्रेडिट टू द गांव फंड एंड सेक्शन 67 दी मैंने पुरस्कार, यानी सेक्शन 67 के जो धारा के अंदर जो ग्राम निधि में जमा की गई कुल राशि धनराशि ऐसे प्रतिशत में हो जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर उसे बताए, और भुगतान जो करेगा 25% से अधिक, कितने प्रतिशत से, 25% से अधिक ना हो। अभी सब सेक्शन 3 बात करती है द कंसोलिडेट गांव फंड शैल बी ऑपरेटेड बाय कलेक्टर, और जो गांव का जो कंसोलिडेट फंड है वो कलेक्टर ही उसको ऑपरेट करेगा, कलेक्टर द्वारा ही उसका जो कुछ भी है मतलब ध्यान रखा जाएगा, और किस किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा वह भी कलेक्टर द्वारा ही। ये है पेमेंट ऑफ फी एंड अलाउंस, द पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंस इफ एनी, यदि किसी कोई पेमेंट है, फीस है धारा 72 के अंडर, तो वो वह दी जाएगी, और कोई भत्ता हो। अभी खैर यानी बी, द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस incurred in connection with the conduct and prosecution of suit application or other proceeding by or against the ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति जिसको, यदि कोई प्रोसीडिंग चल रही है, केस चल रहा है, तो उसमें लगने वाली फीस वगैरह भी इससे ही एक्सपेंस की जाएगी। सी है द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इंक्योर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड कॉमन यूटिलिटी, और उसके लिए भी पेमेंट लगेगा जो डेवलपमेंट कर रहे, विकास कर रहे किसी जमीन का कॉमन यूटिलिटी का, जैसे पौंड है, तालाब है, जो भी ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए। जी है दी पेमेंट ऑफ एनी अदर सम विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एप्रोप्रिएट चार्ज ऑन सच फंड। इसका डी बताता है कि जो पेमेंट होगा, जो भी सम स्टेट गवर्नमेंट उसको जनरल स्पेशल ऑर्डर के तरह डिक्लेयर करती है, वो जो उचित होगा वो ही चार्ज ऑन सच फंड उस फंड पर लगेगा। अभी फोर्थ वह है दी कंसोलिडेट गांव फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी ऑफ द इनैक्टमेंट रिपील्ड बाय द कोर्ट एंड substituting immediately before the commencement shall be deemed to have been constituted under this section। इसका जो इस संहिता में निश्चित किसी भी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व समेकित ग्राम निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा ही जाएगा। अभी दी स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन गजट, गजट में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी, क्या करेगी गजट में, डायरेक्ट दैट कंसोलिडेट गांव फंड शैल बी एस्टेब्लिश्ड आल्सो इस तहसील, तहसील में या पर्पट फॉर द मैनर प्रिस्क्राइब, जो उसमें मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, कानून में बताया गया है, उसी के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों ये सेक्शन 70 ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 71 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 72 कोई खास नहीं है। अभी ये है 73 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये कभी आया नहीं है। सो अभी ये मेरा चैप्टर 8 एंड हो गया है, और चैप्टर 9 की 9 इम्पोर्टेंट है, जिसमें टर्न ओवर होल्डर किस तरह के क्लास बताई गई है, कि ये परमानेंट टर्न ओवर होल्डर है, और जो ट्रांसफरेबल राइट रखता है नहीं रखता है, आसामी है या गवर्नमेंट टर्न ओवर होल्डर है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल है, अच्छी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।